हेलो दोस्तों, मैं वाई सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, हर रोज़ की तरह एक बार मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए जी के मॉक टेस्ट का भाग 28वां। तो दोस्तों, देखते हैं भाग 28वें के सवाल। एक बात और, हाँ दोस्तों, इसके पहले के जो वीडियो पार्ट यानी कि 27 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो अपना, यानी कि भाग 28। देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का निर्देश कौन देता है? तो दोस्तों, कल्याणकारी राज्य, अगर भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहीं पर भी आती है तो उसका सीधा और एकमात्र जवाब क्या होता है? उत्तर उसका होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, अगर भाग में पूछा जाए तो कौन से भाग में, पहले भी इसको मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, भाग 4 में। कहाँ से लिया गया है, यानी कि स्रोत क्या है इसका? तो दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखना भाग 4 के बारे में। भाग 4 का उद्देश्य ही है देश को कल्याणकारी राज्य बनाना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब से लागू किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मतलब दोस्तों कि जैसे जन सहभाग या सहयोग के द्वारा सामुदायिक जीवन स्तर को ऊंचा बनाना। ठीक है दोस्तों, अगर और भी आसान शब्दों में कहा जाए तो पूछा गया है ये जो तहसील या ब्लॉक स्तर पर विकास खंड बने होते हैं ना, तो इनकी शुरुआत कब से हुई? तो सीधा आप ये भी समझ सकते हैं कि विकास खंड की शुरुआत कब से हुई। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 से हुई है, यानी कि 52। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, तमाशा लोक नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो दोस्तों, तमाशा और लावड़ी लोक नृत्य का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से। इसका भी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, कृष्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किसके उत्पादन से है? दोस्तों, विभिन्न चीज़ों के उत्पादन के लिए हमारे देश में कई प्रकार की क्रांतियाँ आई हैं, तो उसी तरह पूछा गया है कृष्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से, मतलब किसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह क्रांति चलाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है काले तिल के लिए। तो काले तिल के लिए कोई स्पेशल क्रांति नहीं है, तिलहन के लिए है, जो कौन सी क्रांति कहलाती है? पीली क्रांति। अगला है पेट्रोलियम के उत्पादन से। तो ये बिल्कुल सही है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे? पेट्रोलियम के उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, पेट्रोलियम के उत्पादन से इसका सही आंसर होगा। अब बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति। अगला है सीमेंट उत्पादन से, यानी कि सीमेंट उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? भूरी क्रांति। इसी में उर्वरक भी आ जाता है इस भूरी क्रांति के अंतर्गत। तो दोस्तों, अब अगर आप सवाल की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेट्रोलियम के उत्पादन से सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, उकाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, उकाई परियोजना सूरत में है। कहाँ पे है दोस्तों? सूरत, यानी कि गुजरात। ठीक है दोस्तों, और ये किस नदी पर? ताप्ती नदी पे है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आज का अगला सवाल। अगला सवाल है, स्टैनले जलाशय अथवा झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, स्टैनले जलाशय कहाँ पे स्थित है? ये मेटूर बांध, जो कावेरी नदी पर बना हुआ है, मेटूर बांध या कावेरी नदी पर बनी हुई झील है। और कावेरी नदी यानी कि तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। मेटूर बांध कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही अख्तरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, ये काफ़ी फेमस बुक है अख्तरी, बेगम अख्तर के ऊपर बनाई लिखी हुई ये किताब। बेगम अख्तर कौन थी? भारत की प्रसिद्ध गज़ल गायिका थी। ठीक है दोस्तों, तो इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, और एक लिखी किसने है? यतीन्द्र मिश्र ने। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। ये पुस्तक है, ये बेगम अख्तर है।
ठीक है दोस्तों, बेगम अख्तर, ये गज़ल गायिका थी और ये पुस्तक का नाम है अख्तरी। तो देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पारिस्थितिकी। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा पारिस्थितिकी, पर्यावरण, इस तरह से बार बार यही शब्द आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, ब्रिक्स देशों में एस का संबंध किस देश से है? ये जो ब्रिक्स लिखा हुआ है ना दोस्तों, तो इसमें सबसे लास्ट में एस आता है। तो पूछ रहा है इसमें एस का संबंध किस देश से है? ऑप्शन में दिया हुआ है सोमालिया, बिल्कुल नहीं है। दक्षिण अफ्रीका, ये सही है। स्विट्जरलैंड और श्रीलंका, ये भी दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एस का मतलब इसको इंग्लिश में लिया गया है साउथ, दक्षिण मतलब साउथ, तो इसीलिए इसका एस लिया गया है। अच्छा, बात ब्रिक्स की करते हैं। तो पहला ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? एक्चुअली ब्रिक्स की स्थापना नहीं होती, स्थापना होती है ब्रिक की, BRIC, जिसका मतलब होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और सी से होता है चाइना। ठीक है दोस्तों, 2006 में ये 4 लोग स्थापना करते हैं, ये 4 देश मिलकर। किस लिए करते हैं? आर्थिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन उसके बाद एक इसमें संशोधन होता है, तो उसमें बाद में कौन जोड़ा जाता है? एस, यानी कि साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। और साउथ अफ्रीका को भी अगर कहीं कहीं ये पूछा हुआ सवाल है कब जोड़ा गया है? 2010 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अच्छा, ये है देखो 5 कंट्री हैं ब्रिक्स की, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना ये लोग। अगला सवाल है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक, बिल्कुल अगर बिल्कुल साधारण सा दिमाग लगाकर सोचें तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाए? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है कि अगर ये पूछा हुआ सवाल है उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। और नंबर में पूछा जाए तो क्रम में इसका क्रम कौन सा है? चौथा, मतलब चौथे नंबर का भारत में यही हाईकोर्ट बना हुआ था। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों संविधान सभा में भाग हैदराबाद रियासत ने इनमें से नहीं लिया था। जोधपुर और ये तो सारे मान गए थे, लेकिन हैदराबाद आखिरी तक नहीं माना था। हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ये भी पूछा गया है, ऑपरेशन पोलो। कौन सा दोस्तों? पोलो। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का औसत लिंगानुपात क्या है? तो पूछा गया है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? तो ये पूछा गया है हमसे। ऑप्शन देख लेते हैं। 1084, ये नहीं है, ये केरल का था। अगला है 996, ये तमिलनाडु का था। अगला है 993, ये उस समय आंध्रा का था। अब तो आंध्रा और तेलंगाना 2 हो गए। अगला है 940, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? तो कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है दोस्तों? कपोत पक्षी कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है। जो कपोत पक्षी कौन कहलाता है? जो ज़्यादातर मोटे पैर वाले होते हैं पक्षी। मोटे पैर वाले पक्षी कैसे होते हैं? ज़्यादातर कपोत पक्षी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी, यानी कि पश्चिम की तरफ कौन सी नदी बहती है? तो कावेरी, ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। सोन नदी,
गंगा की सहायक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाएगी आगे चलकर। तो अगला ऑप्शन क्या है, साबरमती नदी इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है? तो टोकोफेरोल किस रासायनिक विटामिन का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों देख लेते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरोल। अब देख लेते हैं बाकी विटामिन ए का क्या नाम है। विटामिन ए का पहले भी बता चुका हूँ, रेटिनॉल। विटामिन B2 का रेबोफ्लोविन। और विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग नोट कर लेना, कैल्सीफेरोल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, पहली भारत और मध्य एशिया बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत और मध्य एशिया की पहली बैठक हुई थी कहाँ पे दोस्तों? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में भी अगर पूछा जाए कहाँ पे, तो समरकंद में। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं मध्य एशिया का मतलब क्या है। यहाँ पे पूछा गया है मध्य एशिया के प्रमुख देश कौन कौन से हैं। दोस्तों ये मैप है हमारा। मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों? मध्य एशिया में आते हैं 5 देश मुख्य रूप से, जो कौन कौन से हैं। पहला देश है कजाकिस्तान, यही है जो सबसे बड़ा है, रूस से लगा हुआ बिल्कुल। उसके बाद दूसरा आता है किर्गिस्तान। ठीक है दोस्तों, फिर आता है उज्बेकिस्तान। ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये मध्य एशिया का क्षेत्र है। इसमें कितने देश आ जाएंगे? 5। मैं बोल देता हूँ, अगर आप लोग नोट करना चाहें कर सकते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब बात करते हैं उज्बेकिस्तान की, जो हमारे सवाल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो उज्बेकिस्तान इसमें दोस्तों कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान दोस्तों, ये रहा उज्बेकिस्तान, ताशकंद जिसकी राजधानी है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो 5 देश हैं ये कहाँ से निकल के बने हैं? ये जो सोवियत संघ रूस था ना दोस्तों, उसी से निकल कर ये 5 देश बने हैं। सोवियत संघ रूस, 90 के दशक में जो सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ था, तो ये 5 देश उसके निकल कर बने थे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा हैवलॉक द्वीप का संबंध निम्न में से किससे है? तो दोस्तों हैवलॉक द्वीप का संबंध, इसके पहले मैं एक द्वीप और बता चुका हूँ आप लोगों को। वो कौन सा द्वीप था? रॉस द्वीप, बताया था ना मैंने, रॉस द्वीप। इसका नाम बदल के क्या किया गया था? आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो दिमाग में क्लिक कर गया होगा अब तक, सुभाष चंद्र बोस। और ये कहाँ पर था ये भी बताया था, ना। तो ये कहाँ पर था? वहीं पर ये भी है जहाँ पे ये रॉस द्वीप था। तो ये था दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं हैवलॉक द्वीप चर्चा में क्यों रहा था। दोस्तों इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या रख दिया था? स्वराज द्वीप। अब इसका नया नाम क्या है? स्वराज द्वीप। ठीक है दोस्तों, ये याद करके रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, महिला पुलिस स्वयंसेवक अभियान प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों महिला पुलिस स्वयंसेवक अभियान प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, नीति दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नीति दर्रा मानसरोवर यात्रा का मार्ग है, मानसरोवर यात्रा। तो मानसरोवर यात्रा इनमें से किस राज्य से होती है? तो बिल्कुल सरल हो जाएगा, अब आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। तो अगर पूछा जाए नीति दर्रा किस राज्य में है, तो कहाँ पर होगा दोस्तों? उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत में किस वर्ष तक वायरस हेपेटाइटिस के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? जो हेपेटाइटिस है उससे पूरी तरह से हमारा देश कब तक मुक्त हो जाएगा? सरकार ने इसका लक्ष्य कब तक रखा है दोस्तों? इसका लक्ष्य रखा गया वर्ष 2030 तक, यानी कि 2030 तक भारत
हेपेटाइटिस फ्री हो जाएगा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। देखते हैं अब कल का सवाल क्या था आप लोगों के लिए। कल का सवाल था आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत सचिव नामक पद की व्यवस्था की गई थी। तो दोस्तों ये की गई थी भारत शासन अधिनियम 1858 में। और इसी एक्ट में क्या हुआ था, गवर्नर जनरल के पद को क्या कहा जाने लगा, वायसरॉय। ठीक है दोस्तों, और भारत सचिव एक नया पद आया था। और एक चीज़ और हुई थी मुख्य, क्या कि अब भारत पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था। ब्रिटिश क्राउन का मतलब कि अभी तक भारत पर कंपनी का राज था प्रत्यक्ष रूप से, अब किसका राज हो गया था, ब्रिटेन के राजा रानी का, राजा अथवा रानी का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर डी सही था। बाकी डिटेल में देखने के लिए इसको आप पुराने वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब देखते हैं आज का सवाल आप सभी के लिए। तो आज का सवाल है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये भी मैं काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ, इसका नाम भी बताया था मैंने, जगह भी बताई थी, इसकी फ़ोटो भी अपलोड की थी इसी के साथ। तो दोस्तों जिसने भी देखा होगा वह तुरंत उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दे। ठीक है दोस्तों, पता आपको है ही किस तरह से इसका आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में लिख के इसका आंसर देना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं कल फिर इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।